हेलो। कैसे हैं आप सब। तो हम इस सीरीज़ के माध्यम से पॉलिटी के सभी चैप्टर्स के एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं, जिससे आपने जो भी पढ़ाई की है उस पढ़ाई को और भी ठोस बनाया जा सके, उसको ठोस आधार दिया जा सके। कई बार ऐसा होता है कि हमें सवाल के जवाब पता होते हैं, लेकिन कई बार जो ऑप्शंस होते हैं वो इतने कंफ्यूजिंग होते हैं कि हम गलत आंसर कर देते हैं या फिर हम उन प्रश्नों को छोड़ देते हैं। तो हम अब कोशिश ये करेंगे कि हर सवाल को हमें अटेंड कैसे करना है। हमारा पार्लियामेंट है, उसका क्या है? उसका है बाघ, है ना। चार सिंगों वाला बाघ, वो उसका आज प्रतीक है। लेकिन जो संविधान सभा थी उसका प्रतीक था हाथी। क्योंकि हाथी भारतीय संस्कृति में आप देखें तो बहुत ज़्यादा महत्व है। जैसे कि अगर हम देखें तो सांस्कृतिक में बुद्धिमत्ता, हाथी को बहुत बुद्धिमान माना जाता है, शक्ति और स्थिरता का प्रतीक भी माना जाता है ना। तो कहीं ना कहीं संविधान निर्माताओं की जो गंभीरता और स्थायित्व को दिखाता है कि वो संविधान सभा को एक हाथी के रूप में देखते थे। ठीक है। अब सिंह की बात करें तो सिंह राष्ट्रीय प्रतीक है, लेकिन संविधान सभा का प्रतीक नहीं था। और टाइगर जो बाघ है ये भी राष्ट्रीय प्रतीक है, राष्ट्रीय पशु है। और मोर जो है वो राष्ट्रीय पक्षी है। लेकिन अगर हम संविधान सभा की बात करें तो उसका आंसर ठीक है। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इसमें हालांकि प्रश्न ऐसा होना चाहिए कि भारत के संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो एस.एन. मुखर्जी नहीं, बी.एन. राव, H.B.R. अयंगर, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो हम हर एक ऑप्शन को देखेंगे ताकि हम अच्छे से समझ पाएँ कि बाकी जो लोग हैं, सही उत्तर तो इसका कोई एक होगा, लेकिन बाकी तीन जो ऑप्शन दिए गए हैं उनका भी कोई ना कोई महत्व है। तो इनका जो पूरा नाम था वो था सर बेनिगल नरसिंह राव, सर बी.एन. राव। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। उन्होंने विश्व के विभिन्न मतलब संविधानों का अध्ययन किया था और वहाँ पर ड्राफ्टिंग का काम किया था। इसी वजह से उन्हें संवैधानिक सलाहकार की भूमिका दी गई थी। अच्छा, उसके बाद जो ये थे एस.एन. मुखर्जी, ये कौन थे? ये ड्राफ्ट्समैन थे। मतलब ड्राफ्ट कमेटी जो थी, जिसके भीमराव अम्बेडकर समिति के अध्यक्ष थे, उसके ये सदस्य थे। ठीक है। और जो आखिरी ऑप्शन है प्रेम बिहारी सिंह रायजादा, नारायण सिंह रायजादा, तो ये क्या थे? संविधान के सुलेखक थे। कैलिबरी जो होती है ना, कैलिगरी, संविधान को जब लिखा गया था तो इन्होंने अपने हाथों से संविधान को लिखा था और बहुत ही सुंदर तरीके से कारीगरी की गई थी। संविधान के मुख्य प्रारूपकार कौन थे? तो संविधान के मुख्य प्रारूपकार कौन माने जाएंगे? बी.एन. राव, जैसे कि भी हमने पहले उसमें किया। अब मूल संविधान के सुलेखक कौन थे? सुलेखक वही कैलीग्राफर, अभी अभी हमने पढ़ा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो इनके बारे में ज़रा जान लेते हैं। भारतीय संविधान की मूल हस्तलिपि जो थी उसे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने बहुत सुंदर शैली में लिखा था। और इसके लिए उन्होंने कोई भी पारिश्रमिक नहीं लिया था, क्योंकि वो देश की सेवा करना चाहते थे। तो उन्होंने ये काम फ्री ऑफ कॉस्ट किया था। उन्होंने केवल यह इच्छा व्यक्त की थी कि प्रत्येक पृष्ठ पर उनका नाम लिखा जाए। हालांकि यह इच्छा उनकी पूरी नहीं की गई, लेकिन हाँ, उन्होंने ये इच्छा व्यक्त की थी। चलिए, मूल संविधान को किस स्थान के कलाकारों ने सजाया था? अब जो मूल संविधान था, ठीक है, जो मूल संविधान बना था उसे कहीं ना कहीं अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं, जो मूल संविधान था वो हस्तलिखित था। अक्सर ये लोग सोचते हैं कि प्रिंटर से प्रिंटेड मटेरियल था, नहीं, इसे इटैलिक स्टाइल में कैलीग्राफिक में रायजादा साहब ने लिखा था। और जो मूल संविधान था वो क्या था? हस्तलिखित था, है ना, हाथों से लिखा गया था। उसके बाद फिर उस पर डिजिटल प्रिंट आए। चलिए,
मूल संविधान को किस स्थान के कारीगरों ने लिखा था, सजाया था, ठीक है। तो दिल्ली के कारीगर, शांति निकेतन, मुंबई, जयपुर। तो यहाँ सजाने से मेरा मतलब ये है, प्रश्न जो पूछना चाह रहा है उसमें यह है कि भारतीय संविधान की जो मूल प्रति थी वो, जैसे आप देखेंगे, आप अगर गूगल से डाउनलोड करेंगे तो आप देखेंगे संविधान के प्रत्येक भाग में, हर एक पेज में भारतीय संस्कृति, इतिहास और सभ्यता से जुड़े हुए चित्र थे। यहाँ तक कि रामायण के कई सारे चित्र मिलते हैं, महाभारत काल के कई सारे चित्र मिलते हैं, है ना। तो केवल कानूनी दस्तावेज की तरह नहीं बल्कि सांस्कृतिक धरोहर की तरह बनाया गया है हमारा संविधान। गौतम बुद्ध के कुछ चित्र हैं उसमें, महावीर जैन के हैं, तो मतलब सारी संस्कृतियों को मिलाकर है ना उस पर बनाया गया है। और जैसे हमारे गुरु ग्रंथ साहिब हैं, ये सब कुछ सारी संस्कृतियों का उसमें। तो शांति निकेतन के जो कलाकार आए हुए थे उन्होंने संविधान की जो मूल प्रति है उसे किया था, सजाया था। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, संविधान में जो प्रतियों में चित्र बने हैं, सिंधु सभ्यता से लेकर स्वतंत्रता आंदोलन तक की झलक है उसमें। सिंधु सभ्यता वही सभ्यता जो लगभग आज से 4500 साल पहले थी, उसके चित्रों से लेकर स्वतंत्रता आंदोलन तक के सभी चित्र उस पर उकेरे गए हैं, ताकि जब भी हम उसे पढ़ें तो हमें अपने देश के प्रति एक गर्व की भावना महसूस हो सके। अच्छा, 1987 के 58 संविधान संशोधन अधिनियम ने किसका प्रावधान किया है? तो ये हालांकि आगे का सवाल है जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पढ़ेंगे या फिर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम इसे अभी जान लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है हिंदी में प्राधिकृत पाठ। 58 संविधान संशोधन अधिनियम 1987 के माध्यम से हिंदी को आधिकारिक मान्यता दी गई थी और इसके तहत अनुच्छेद 394A जोड़ा गया था। कल को आपसे पूछ सकता है कि 394A किस चीज़ से रिलेटेड है, तो हिंदी भाषा को आधिकारिक मान्यता प्रदान की गई थी, ठीक है। अब ऑप्शंस की अगर बात करें तो केवल अंग्रेजी पाठ ऐसा संविधान में कहीं भी नहीं लिखा है, और ड्राफ्टिंग कमेटी क्रिएशन ऐसा कुछ नहीं है। राष्ट्रीय गान अपनाया गया नहीं, राष्ट्रीय गान तो बहुत पहले अपना लिया गया था और लगभग 22 जनवरी को अपना लिया गया था। अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय गान। अनुच्छेद 394A किससे संबंधित है? तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा, हिंदी अनुवाद और प्राकृतिक पाठ से। अब मौलिक अधिकार की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक है ना। और प्रस्तावना की हम बात करें तो प्रस्तावना को हम बोलते हैं प्रिम्बल। नागरिकता आपको पता होगा, आर्टिकल 5 से लेके 11 तक आपका आर्टिकल नागरिकता दिया गया है ना। तो हिंदी के अनुवाद से अब आ जाइए, भारत की संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो भारत की संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो आप ध्यान से देखिए, जुलाई अगस्त 1946, जुलाई अगस्त 1946। तो भारत की संविधान सभा का गठन जुलाई अगस्त 1947 में कैबिनेट मिशन के आधार पर, आपको याद होगा कैबिनेट मिशन भारत आया था, कैबिनेट मिशन के आधार पर हुआ था जो 1946 में आया था। और